अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और अमन मुआहिदा तय पाने से मशरकी वस्ता को अपनी लपेट में लेने वाली 107 रोजा जंग का खात्मा और तिजारती आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज का दोबारा बहाल होना मुमकिन होने जा रहा है। इस ब्रेक थ्रू के पीछे सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान का रहा, जबकि कतर और दीगर दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। मुआहिदे का बाकायदा ऐलान बजरिया एक्स वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले किया। उनका कहना था कि दोनों फरीकैन ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। हम तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के अज़म पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अलबत्ता अब से कुछ देर कबल अमरीकी नायब सदर जनाब JD वैंस की जानिब से बताया गया है कि मफाहमती यादाश्त पर अमरीका और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे पर इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए, जबकि मुआहिदे का मतन रवा हफ्ते जारी किया जाएगा। आज कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को देते हुए कहा कि जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। वो इस सारे अरसे में दिन रात जागते रहे। वजीर आजम ने कौम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिनीवा में होने वाली ईरान अमरीका डील की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अमन के इस अमल में तकरीब जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। मुआहिदे का सबसे फौरी असर तेल की कीमतों पर पड़ा। आबनाए हुर्मुज के खुलने की खबर के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें $80 फी बैरल तक गिर गईं और आज नए हफ्ते के आगाज पर दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में भी मुस्बत रुझान देखने को मिला, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से अमन मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा आर्जी जंग बंदी में मजीद 60 रोज़ की तोसी, जिस दौरान मुस्तकिल मुआहिदे के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। तमाम महाजों बशमूल लेबनान पर फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा होगा। अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज को गैर मशरूत तौर पर तिजारती जहाज रानी के लिए खोला जाएगा और उस पर कोई टोल टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद $24 अरब के असासों की वापसी शुरू की जाएगी और पाबंदियां हटाने के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर होगा। ईरान को गैर अस्करी मकासद के लिए महदूद और कम तरीन सतह पर यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त होगी। ये ईरान की बिलाशुबा जीत है कि वो 2015 के बाद इस मुआहिदे में भी महदूद पैमाने पर यूरेनियम इनरिचमेंट की शर्त मनवाने में कामयाब रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब का कहना है कि मुआहिदे पर दस्तखत से कबल ईरानी वफ्द खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक और हमसाया रियासतों का दौरा करेंगे। बंदी के बावजूद इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए है, जिसके बायस मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत का बगौर जायजा लिया जाएगा। ईरानी क़यादत और शहरियों पर अमरीकी इजरायली मजालिम कभी नहीं भूलेंगे। आलमी सिफारतकारी में तो पाकिस्तान की सालसी का डंका बज रहा है, मगर बदकिस्मती से अंदरूनी सियासत की खलीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 5वीं मरतबा आंख के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन ना उनकी फैमिली को कानो कान खबर हुई और ना ही उनके ज़ाती मौलजीन को मुतला किया गया। UIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब आज असम्बली में खिताब करते हुए कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने दें। अगर एक शख्स की वजह से मुल्क तनाव का शिकार है तो उसे रिहा करें। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दे। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। हमें ज्वाइन करें दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सारे अमल में ऑन द होल हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस डेवलपमेंट और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है? बहुत शुक्रिया मिस अलीना, आपने इनवाइट किया। देखिए, एंड ऑफ द डे जो भी 8 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं, तमाम के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है, इररिस्पेक्टिव किसको क्रेडिट ज्यादा गया या किसको नहीं गया। जब इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहा था उस वक्त भी कुछ दोस्त मुझसे पूछते थे कि अगर ये नाकाम हो गया इसका मतलब पाकिस्तान पर भी इल्जाम आएगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक प्लेटफॉर्म के अहल हो जाना, यानी क्रेडिबल हो जाना कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान लीडरशिप को इस काबिल माना गया है
ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हम होस्ट कर सकते हैं, ये इटसेल्फ एक न्यू फाउंड हमारी लीवरेज कह लें या रियलिटी कह लें। मुज़ाकरात नाकाम हो भी जाते तब भी मैं उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान की रेलेवेंस गेन हो गई, क्योंकि कन्वर्जेंस हमने करनी है, हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमने कनेक्ट करना है। हम डिग्री टू एग्रीमेंट एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ज्यादा रोल प्रोमिनेंट इसलिए रहा है कि दो ममालिक हम पल्ला नहीं थे, एक तरफ सुपर पावर बैक बाय इजराइल, एक तरफ वो मुल्क 47 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम नकारा है, उनके एसेट्स फ्रीज किए जा चुके हैं, तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता दुनिया में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद। तो एक तरफ निस्बतन कमजोर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क भी और सदर भी। और वो सदर जो रोजाना की बुनियाद पर मीडिया पर आकर आपने देखा था कि एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते थे जी या मायूसी बढ़ा देते थे। तो आई थिंक इनमें एक ब्रिज करना गैप एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और आपने याद करें कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कराया था JCPOA 2015 में। मैं ढूंढ रहा था उनका कोई रोजाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर या महीने की बुनियाद पर, हालांकि तकरीबन 1.5 साल मुज़ाकरात चले, बयान पॉलिसी वाइज नहीं आया था एवरीडे बेसिस पे। तो यहाँ चैलेंजिंग इसलिए था कि प्रेसिडेंट खुद ट्रम्प मीडिया पर आकर कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, कूलनेस, फिर इत्मीनान और पता नहीं क्या क्या फेजेस से पूरे 8 बिलियन लोगों को जो इस ग्लोब पे रहते हैं उनको गुजार देते थे ओवरनाइट। तो आई थिंक ये इसलिए मैं चैलेंज ज्यादा मानता हूं और इसीलिए ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। कमिंग बैक टू जेनेवा, देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी हम सोचते हैं कि ये पाकिस्तान में होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देखिए ये इटसेल्फ अभी भी होस्ट हम ही कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्टिकली, फिजिकली मीडिया का फोकस जेनेवा होगा, लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्ली आउट ऑफ फोकस बिल्कुल नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। बट चिश्ती साहब ये ज़रूर बताइए, हम उस JCPO के भी हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ओवरऑल जो जिस किस्म की हमें एक फ़िज़ा नज़र आ रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 28 फरवरी से कबल की बात है, जो एक सिनेरियो था, उसी पर आपके ख्याल में ये इत्तेफाक हुआ है? देखिए ये आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी तो इस्लामाबाद अकॉर्ड लफ्ज यूज किया जाता था, फिर कहा जाता था इस्लामाबाद एग्रीमेंट, राइट, और फिर होते होते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया और फिर लेटर ऑफ इंटेंट तक पहुंच गया। इनमें शेड्स का फर्क है। शेड्स का फर्क यह है कि जब आप अकॉर्ड या एग्रीमेंट करते हैं आप थोड़ी बाइंडिंग होती है, आप पर मॉरल भी, लीगल भी, डिप्लोमेटिक भी, लेकिन जब आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो वो खुदा ना खास्ता स्पॉयलर्स कोई भी उसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कॉन्शियस रहना चाहता हूं, मैं पेसिमिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें सारे का सारा इम्तिहान प्रेसिडेंट ट्रंप का है, उनकी लीडरशिप का है, क्योंकि सारा दारोमदार इस पर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना ऑनर करवा सकते हैं वो एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग इजराइल से खास तौर पर। तो अब मुझे तो अभी भी बहुत उम्मीद है कि इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का दिया ही इसलिए गया है कि ऑप्टिकली थोड़ा फोकस दुनिया का हटे। कोई दुनिया में, मेरा ख्याल रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर से भी इंक्लूड कर ले तो नहीं आया जिसके अंदर लीडर्स रोजाना की बुनियाद पर अपडेट खुद दे रहे हों, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हों, फतह, शिकस्त, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, कामयाबियां, ये एक ही वक्त में चल रही होती थी। वी वर बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन। आप एग्री करेंगे? खामनाई साहब, मरहूम खामनाई साहब, जनवरी में उनका एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, मैं आई वुड वांट टू पुट इट फॉरवर्ड एज वेल। उन्होंने लिखा था कि वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। आप यही आपने होता हुआ देखा चिश्ती साहब? देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प लॉजिकल बात कर रहे हैं कि देखिए होती क्या है, जंग लड़ी क्यों जाती है। पहली सिंपल बात यह है कि जब डिप्लोमेटिक मीन्स फेल हो जाते हैं फिर आप जंग पे चले जाते हैं। यही हमने रिपीटेडली देखा। हु इज जस्टिफाइड, हु इज नॉट जस्टिफाइड, उसको सेपरेट कर देते हैं। जंग जब होती है तो मैं अक्सर कहता हूं, और ये मेरा मानना है, कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है थ्रू मिलिट्री मीन्स। मिलिट्री मीन्स आपको फैसिलिटेट करते हैं डिप्लोमेटिकली। दैट मीन्स जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको मदद मिलती है अगर एक मुल्क जंग हारा हो या जीता हो। यहाँ क्योंकि क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट विक्ट्री या डिफीट नहीं है, तो दोनों मुल्कों के लिए या दोनों साइडों के लिए मुश्किल पेश आ रही है ऑप्टिकली जस्टिफाई करना, बिकॉज एक तरफ सुपर पावर है, जाहिर है वो अभी भी सबसे बड़ी पावर है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने न्यू फाउंड लीवरेज हासिल किया है, खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, खासतौर पर उसने जंग को रीजनलाइज कर दिया। तो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट उसने सस्ते ड्रोन करके अमेरिका और इजराइल पर इंपोज भी की। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात ठीक है कि चाहेगा ईरान भी कि हम इसको आगे चलाएं। घुटने टेकने की बात मैं अब इसलिए नहीं कर सकता कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका के डेफिनेटली हासिल नहीं हुए, यहां तक मैं जा सकता हूं। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल ना होने की वजह से मुज़ाकरात लंबे हुए हैं। थोड़ी देर हाइपोथेटिकली मैं कमेंट का क्लोज करने के बाद ये कहना चाहूंगा, थोड़ी देर एज्यूम कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता ईरान को बुरी तरह शिकस्त होती है, अमेरिका बुरी तरह और बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हावी होता, तो मुज़ाकरात इतने महीने चलने थे, चंद घंटे में दस्तखत होने थे कि जनाब सबसर्विएंट हैं, आप हमारे मानेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यहाँ दस्तखत करेंगे, ये इंस्पेक्शन खोलेंगे और ये मटेरियल हम इतने दिनों में उठा के ले जाएंगे।
इसी तरह की बात होगी। इसराइल की जानिब से और उनके ऑफिशियल्स की जानिब से बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि लेबनान पे जो स्ट्राइक्स है उससे वो बिल्कुल किसी भी तौर पे दस्तबरदार नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि इसराइल की जानिब से ये एक स्पॉइलर का किरदार मजीद भी चलता हुआ नजर आएगा इसमें, और इवन रीजन के भी लिहाज से बताइएगा कि यहाँ पर भी जो प्रॉक्सीज हैं वो अपना रोल आपके ख्याल में प्ले करती रहेंगी? जी, ये तो ऑनगोइंग एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, बुनियादी तौर पर इजराइल क्यों चाह रहा था कि अमन कायम परमानेंट ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, उसके लिए या तो जंग सूट करती है इजराइल को, या नो वॉर नो पीस सूट करता है। जंग तो ऑब्वियसली उनके पास एक लिबर्टी रहती है डायरेक्ट अटैक करने की। नो वॉर पीस जो हमने देखा पिछले दिनों में, चंद हफ्तों में, उसका मतलब ये था कि इजराइल की लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल नहीं होती। एज एंड व्हेन बेसिस पर वो ईरान पर हमला कर देता था, एज एंड व्हेन बेसिस पर उसने, आपने देखा कि वो लेबनान पे हमला करके हिजबुल्लाह को डैमेज करता था। तो उसने ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में रखना चाहता था, तो उसके लिए तो बिल्कुल ये पीस अकॉर्ड ठीक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि इस मुमकिन अरेंजमेंट को अब किस तरह से आगे लेकर ये बढ़ेंगे, और हतमी मुआहदे के तनाजुर में ये कितना फिर अहम होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि सारी की सारा दारो मदार इसी पर है कि ईरान और अमेरिका इसको मैनिफेस्ट किस तरह करते हैं, यानी कि जो लिखेंगे वो ऑनर कितना करते हैं। मोर सो क्योंकि स्पॉयलर्स अमेरिका की तरफ ज्यादा बड़ा है, इजराइल और अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिट भी एस्टेब्लिश इसी से होगी। ओवर द डेज, ओवर द वीक्स हमने ये देखा, और ये इंप्रेशन पैदा हुआ या मिसपरसेप्शन पैदा हुई ईरानियन के ज़हन में पर्टिकुलरली, और दुनिया के इन जनरल, कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं पॉसिबली सब कुछ नेतन्याहू करवा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साबित करना है कि ये जो कुछ मैंने किया गलती, या वो तो तारीख याद रखेगी कि सही किया कि नहीं किया, लेकिन उनको ये साबित करना है कि ड्राइविंग सीट पर मैं हूं, डिसीजन मेकिंग मेरा होगा, और अगर मैं कमिट करूंगा तो ऑनर करूंगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्तिहान उनकी लीडरशिप का। अब पार्ट 2 शुरू हुआ है। जंग अपनी जगह थी, ये जो अमन है इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी वापस आनी चाहिए ओवर द पीरियड टाइम, जो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस उनका कम हुआ है। राइट। एंड चिश्ती साहब, जाते जाते लास्ट सवाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इकोनॉमिकली, क्योंकि एक बुनियादी सवाल बार बार रेस किया जा रहा है कि वाइल वीव एक्चुअली मेजरली प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर, और काफ़ी एक सिग्निफिकेंट हमारा रोल रहा जो दुनिया इसकी मोतरफ है, सो पाकिस्तान इकोनॉमिकली इसको कैसे अपने लिए ट्रांसलेट कर सकता है? जी देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कि हम इसको अब वैल्यू ऐड कैसे करते हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त बहुत सॉफ्ट है, हमारी लीडरशिप कितना बड़ी गुडविल है। हमें ये करना चाहिए कि हम नेक्स्ट डोर ईरान के नेबर हैं, जहां दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल रिजर्व्स हैं। हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते और नहीं ले सके ओवर द डिकेड्स, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई थी। तो आई थिंक अगर इंडिया को इजाजत रूस से लेने की मिल सकती है, आपने नोट किया होगा कि जब वो नेतन्याहू ने लेकर दी या किसी ने भी लेकर दी जब जंग लगी, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? हम नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, नंबर 1, दूसरा हम गुड बुक्स में भी दोनों तरफ के भी हैं। राइट। एंड आपको नजर आ रहा है कि हम फर्दर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के भी हवाले से कुछ उस पर पेशरफ के लिए पुश कर सकेंगे? पॉसिबली मैं तो यही कह रहा हूं ना कि हम डिविडेंड उसी में करेंगे ना, कि हम वैल्यू ऐड ये करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस वक्त रियलाइज हुआ है कि हमने कितनी सिंसेरिटी से किया, और सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमें इंस्पाइट ऑफ बीइंग नेबर, हम तेल बहुत मुश्किल से लेते रहे, ईरान से तो ऑलमोस्ट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से महंगा है। तो हमें तो ये डिविडेंड लेके ये एडवांटेज को कन्वर्ट करना चाहिए। होपफुली मेरी तो रिक्वेस्ट भी होगी गवर्नमेंट से इसको परसू किया जाए। राइट। थैंक यू सो मच चिश्ती साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम जगरा साहब, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जगरा साहब अस्सलाम वालेकुम, राना साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। टू बिगिन विद राना साहब, 19 जून को जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कौम के सामने ऐलान करते हुए उन्होंने ये बात सामने रखी कि जो हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये एक मुआहिदा बाकायदा तौर पे तय पा रहा है, और इसकी साइनिंग जो सेरेमनी होगी, पाकिस्तान विल बी होस्टिंग इट इन जिनीवा, लेकिन डील तो अब ये साइन हो जाएगी, अवाम को रिलीफ जो है वो कब मिलने जा रहा है? कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है वो जिनीवा में साइन होगा, और ये न्यूज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ब्रेक की ट्वीट करके, और उसको फिर इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जहाँ तक रिलीफ की बात है, देखिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को रिलीफ मिलने जा रहा है, और फ़ौरन जो है क्रूड की प्राइसेस जो हैं 82-83 के ऊपर आ गई, और मेरे ख्याल से WTI इज़ एट $80। तो ऑब्वियसली हमारा हफ्तावार रिविजन का मेकनिज़म है,
اور یہ پرائسز جو ہیں ہفتہ وار ریوائز ہوں گی. لیکن جو کیونکہ ہمیں پہلے بڑی جلدی تھی, خطے میں کوئی اور نہیں بڑھا رہا تھا, ہم نے بڑی سپیڈ سے وہ بھی ہفتہ واری بڑی تھی, جو پرائسز 15 دن کے بجائے 15 میکسیمم ہم ڈیز نے میں بڑی کوشش تھی. کی کہ عوام تک جو ہے وہ نہیں, خمیازہ لیکن اگر ہم وہ نہ کرتے تو پھر آپ کے شارٹیجز آنی تھی. ہم نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی. پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا, تو ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا, ہم نے پاس آن نہیں کی پرائسز کو, اور پہلے پاس آن کی اور پھر ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا. بہرحال دیکھیں, یہ تو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح ہمیں ریلیف ملے گا اسی طرح جو ہے ان پرائسز کو. اور دیکھیں یہی بات آ گئی کہ اب یہ جو مہنگی انوینٹری ہے یہ وہی کمپنی سستی بیچیں گے. تو جو بات ہم اس وقت کر رہے تھے وہ آج ویلڈ ہو گئی, اور شاید اب لوگ اس کو تسلیم کر لیں کہ تب جو وہ ان کو جو بینیفٹ ہوا تھا آج ان کا بینیفٹ چلا جائے گا, اور یہ فوری طور پہ فرائیڈے کو پرائسز ریوائز ہوں گے. سو آپ پاکستانی عوام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ایک ڈبل خوشخبری ان کے لیے کہ پرائسز جو ہے وہ کم ریوائز ہونے جا رہی ہے. جھگڑا صاحب, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بریک تھرو کے بعد, یہ جو یو ایس ایران کے درمیان جو یہ معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد ریلیف واقعی میں دیں گے, یا اسی طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رگڑا لگتا رہے گا؟ دیکھیے, جنگ کا ختم ہونا تو خوشائن بات ہے, اور اس کو بھی نہیں ڈینائی کیا جا سکتا کہ اس میں پاکستانی ریاست نے اور چیف آف دا ڈیفنس فورسز نے اور حکومت نے جو رول پلے کیا ہے, وہ جب پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے تو ان کو ہم پسند ہوں یا پسند نہیں ہوں, وہ رول تو انہوں نے پلے کیا, اینڈ کوڈوز ٹو پاکستان فار دیٹ. جہاں تک ریلیف کی بات ہے, میں اس کو دیکھتا مختلف طریقے سے. ہم اب جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اب اور یہ انکریمنٹلزم چلنی نہیں ہے. 3 سال انہوں نے کہا کہ اسٹیبلٹی آئی ہے نا, ٹھیک ہے جی, جیسے یہ جنگ آ گئی all the stability was out of the window. ہم اگلے کرائسس کا نہیں ویٹ کر سکتے. فلڈ آئے گا, کوئی اور جنگ آئے گی, کوئی اور گلوبل کرائسس آئے گی. We have to set our house in order. اس کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن, اور نمبر 2 یہ کہ ریڈیکل سرجری ہو اس نظام کا. میں اکنامک نظام کا کہہ رہا ہوں, جس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ چینج کرنی ہو. ورنہ دیکھ لیں, آپ ریلیف دے بھی دیں گے لیکن یہاں پہ یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی نا کہ آپ نے یہ 80 روپے ٹیکس پورے سال رکھنا ہے پیٹرول پہ, کیونکہ آپ نے بجٹ میں کہہ دیا کہ 1800 ارب روپے یا 1700 ارب روپے میں نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے, کیونکہ ٹیکسز میں کلیکٹ نہیں کر سکتا یا ٹیکس نیٹ میں براڈن نہیں کر سکتا. یہ حقیقت چینج نہیں ہوگی تو 8 آنے ریلیف ادھر, 4 آنے ریلیف ادھر, پھر اس کے بعد 100 روپے کہیں قیمتیں بڑھ جائیں. This is not going to make a difference. So this is no budget strategy like you also نہیں, I'm saying کہ دیکھیں, اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو پھر ایک بار بیٹھنا ہے. پاکستان زیادہ ضروری ہے, پھر اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنی ہے. رائٹ. میں رانا صاحب, کیونکہ آج ایمل ولی صاحب بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ پاکستان کا بجٹ تھا, IMF کا بجٹ تھا, وہ کہتے ہیں کہ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ نے صرف کچھ پیجز کو آگے پیچھے کر کے وہی پرانے سٹرکچر پہ آپ نے ایک بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا, قوم کو دھوکا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو اتنی ہیجان کی جو کیفیت ہے, آپ عمران خان کو رہا کریں, کیونکہ ہر چیز اگر ان کے ارد گرد ریوالو کرتی تھی, ان کو کھل کے میدان میں سیاست کرنے دیں, اس سے ایٹ لیسٹ آگے تو بڑھیں گے. 5.8% ہی از رائٹ. 2022 میں جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت یہ تو 6% کلیم کرتے تھے, 5.8% اگر آپ جی ڈی پی گروتھ 6% بھی اگر مان لیں تو اس میں کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. 6% سے آپ لے کر آئے -2% تک بھی گئے, پھر اب بھی 3.7%. اب دیکھیں, یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا, اور اس کا بڑا دیکھیں 6% کی گروتھ میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا. ان کا $18 بلین کا خسارہ تھا, یعنی کہ $18 بلین آپ کے مائنس ہونے تھے, اور ان کے اس وقت ریزروز 11.2 بلین کے تھے. تو جو ایسی گروتھ ہوتی ہے جو ڈالر ڈیفیسٹ کریٹ کر دے, تو اس کے بعد آپ منہ کے بل گرتے ہیں, اور تبھی پھر ہم منفی گروتھ میں گئے تھے. تو ہمیں یہ گروتھ نہیں چاہیے, اور یہ پاکستانی عوام کو بڑا کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ ہم اگر ڈالر ڈیفیسٹ کے ساتھ گروتھ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پھر ڈالرز مانگنے کے لیے پوری دنیا میں جانا پڑے گا. اب نہیں, تو اب میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب سن لیں اس کے اوپر نا, 5th بجٹ ان رو ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 3.7% کی گروتھ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. اسی کو سسٹینیبل گروتھ کہتے ہیں. اگر ہم 4% کا ہم نے ٹارگٹ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈالر ڈیفیسٹ نہیں ہوتا تو دین وی آر آن دا رائٹ پاتھ.
اور یہ جو وہ بجٹ ہے چیز ٹرانسلیٹ تو عوام کو ہونی چاہیے نا رانا صاحب, عوام تو کاسٹ پے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ جو ہے بوروئنگ یٹ جو ہے ہمیں اتنی بہت سگنیفیکنٹلی ہمیں اس وقت اس سال میں تو نظر آتی ہے. ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ڈیکریز کی ہے, اٹ از 67.5, اٹ ہیز امپرووڈ. وی آر دا اونلی گورنمنٹ, اور میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پچھلے 20 سال کی حکومتیں نکال لیں جو پرائمری سرپلس دے رہی ہے, جو ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر رہی ہے. تو فسکل ڈسپلن, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, اور اب گروتھ, بالکل گروتھ. جو یہ جو بجٹ ہے, آپ ہماری بات نہ سنیں نا, پورا جو ٹاپ بزنس مین ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, جتنی چیمبرز ہیں وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں. تو ہم بالکل نہیں, وہ نہیں کریں گی ان کی. آپ بزنسز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے آپ نے کیا دیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ایکسپورٹر ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ میں کٹ آ گئی ہے, اگر ایکسپورٹر تھا تو اس کا سپر ٹیکس ختم ہو گیا ہے, اگر ٹیرفز تھے تو اس کے ٹیرفز میں 7500 لائنز میں ریڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے, اس کی لیکوڈیٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو سستے لون دے رہے ہیں ہم لوگ. تو ایکسپورٹر تو خوش ہے. تو اسی طرح اگر پراپرٹی سیکٹر ہے جس کے ساتھ 36 انڈسٹریز لنکڈ ہیں تو وہاں ٹیکس کٹس ہم نے دے دیے ہیں. اگر شپنگ لائن ہے تو ادھر ہم نے سیل ٹیکس کا کٹ دے دیا ہے. عوام خوش ہے؟ دیکھیں obviously پاکستان کے اندر چیلنجز 10,000 ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہم نے تو جو ہمارے پاس گنجائش ہے اس کے اندر ہم نے بہترین سولوشن نکالنا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے دیا ہے. اور this will move towards export. لیکن جو 3.7% جی ڈی پی گروتھ آپ کو خود پتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا کافی نہیں ہوتی. اس کی آخری لائن, پاکستان کو تو 8% گروتھ چاہیے, لیکن وہ والا 8% چاہیے, وہ 8% چاہیے جس میں آپ کا ڈالر خسارہ نہ ہو, کہ جہاں آپ ڈالرز ارن کر رہے ہو. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے. تو کیا ہم آج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے, کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ. اور آج یہ جو ہم نے صوبوں کا جو کنٹریبیوشن ہے, دس از اے بگ ریفارم, کہ صوبے مل کے جو ہے. مزمل اسلم صاحب کہہ رہے تھے تیمور صاحب کی جو جہاں پر حکومت ہے ان لوگ نے تو اگری نہیں کی ہے کٹوتی پہ, نہ ترقیاتی بجٹ کی. یہ تو پرانی کہانی ہے. خان صاحب سے ملنے نہیں دیں گے تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے. میں اچھا آپ کیا مشورہ دیں گے ویسے سہیل آفریدی صاحب کو؟ ملاقات بھی اب تک نہیں ہو پائی ہے, بجٹ پیش کر رہے ہیں وہ, یا علیمہ خان صاحبہ کی ہدایت پر عمل کریں گے؟ نہیں, جب وہ پوچھیں گے تو پھر میں مشورہ دوں گا. اس وقت تک میں پبلکلی بھی مشورہ نہیں دوں گا. میں جو رانا احسان نے باتیں کی اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. لیٹس کیپ دی فوکس. 8,400 جو ہے وہ غربت کی لکیر کیسے ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں 8,400 سے اوپر کمانے والا امیر ہے, غریب نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس پہ میں آتا ہوں, یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں, ڈالر ڈیفیسٹ, ہمیں ڈالر ڈیفیسٹ نہیں چاہیے. ڈالر ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2 بار پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے برا ہے. ایک بار جب مشرف نے 1999 میں ٹیک اوور کیا تھا, میرے خیال میں $250 ملین فورن ریزروز رہ گئے تھے. ٹھیک ہے جی, $250 ملین, اور میرے خیال میں 2 یا 3 ہفتے کے ریزروز تھے. اور دوسری بار جب یہ حالت تھی وہ تھی جی 2018 میں, جب آپ کا مہینے کا خسارہ, مہینے کا ڈالر ڈیفیسٹ $2.1 ارب تھا. یعنی سال کا جو آپ ڈالرز برن کر رہے تھے وہ $25 ارب تھے. اس وقت ریزروز سنگل ڈیجٹس میں تھی, 11 ارب نہیں تھی, سنگل ڈیجٹس میں تھی. اور $6.5 ارب کے امپورٹ ہر مہینے جو ہے وہ ہو رہے تھے. ہمارے پاس 3 ہفتے کے ریزروز تھے, 3 ہفتے کے. تو یہ جو بار بار کہتے ہیں نا نواز شریف صاحب, ابھی گلگت بھی گئے, آپ نے پاکستان کے عوام کا بھی پوچھا, وہ جو ہے وہ رائے ابھی گلگت بلتستان میں دی کہ جی وہ 2017 میں مجھے کیوں نکالا. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نکالا, لیکن اللہ کا شکر ہے کیونکہ پاکستان 3 مہینے میں بینکرپٹ ہونے والا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم سسٹینیبل گروتھ پہ آتے ہیں, سسٹینیبل گروتھ کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایک اور لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں, اسٹیبلٹی. دیکھیں, جب 4 سال تاریخ میں پہلی بار گروتھ 4% سے نیچے ہو تو یہ سٹیبل نان گروتھ ہے نا, یا سسٹینیبل نان گروتھ ہی ہے نا. کہ 80 سال میں کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ معیشت مری پڑی ہوئی ہے, اٹھ نہیں رہی. سٹیبلٹی تو آ گئی, لیکن کون سی سٹیبلٹی؟ میں نے اس دن پریس کانفرنس میں اس کو زومبی اکانومی ضرور کہا تھا. اب جو پہلے دن جن لوگوں نے جو ہے وہ تعریف کی, بلکہ مجھے 3-4 لوگوں نے فون کیا, جی ہمیں فائنانس منسٹر کے آفس سے فون آ رہے ہیں, ذرا تعریف کر لیں. ٹھیک ہے جی, وہ پھر بزنس کمیونٹی کو کرنی پڑتی ہے, پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا
हमारी राय जो है वो देखें, झूठ पकड़ा गया What a हंसने joke. लगे। हाँ? What a joke. वो तो ठीक है, कह रहे what a हैं, joke. community It is- appreciate कर रही है, genuinely तो appreciate अब कर रही है। joke. आप मुझे ये बता दें, ये इतनी मईशत बढ़ गई, रिफॉर्म ये किसको कह रहे हैं कि सूबों से 2000 अरब रुपए पहले लिए, अब 1200 अरब रुपए लिए, ये रिफॉर्म है या जोक? तो ये है। देखिए, अगर आपने टैक्स कलेक्शन ज्यादा की, अगर आप स्टेबिलिटी लाए, अगर डॉलर डेफिसिट रुपी डेफिसिट नहीं है, ये सूबों से 1200 अरब रुपए ले, वो वफाक एहसन afford नहीं कर इकबाल सकता। कहते कहते रोते रोते मर गया, कहते हुए कि जी ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये काफी नहीं है, तो आपने सूबों से 1200 अरब रुपए और डेवलपमेंट के ले लिए। इट एक्चुअली मीन्स यूर वेविंग द व्हाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर। आपके पास कोई और रास्ता नहीं, और उसकी मैं वजह भी बताता हूं। And then I would want उसकी वजह ये है that they can't fix the elephant in the room and that's cost. सरकारी खर्चा 100 अरब रुपए ज्यादा, पेंशन 114 अरब रुपए ज्यादा, ये बाकी भी छोड़े, कर्जे भी जो है इतना 1200 अरब रुपए लेने के बाद पिछले साल जो कर्जे लेने थे वो 6500 अरब रुपए, इस साल 7000 अरब रुपए। हुकूमत की फाइनेंस क्या है, ये अब मैं इस पे आता हूं कि गरीब वो है जो 8400 रुपए से कम कमाता है, यानी अमीर वो है या वो जो 8401 रुपए कमाता है महीने के, वो गरीब नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी लॉजिक ये इकोनॉमिक विजिट से चाहिए कि ये 8401 रुपए को छोड़ दें, जरा 50,000 रुपए में बजट बता दें, बिकॉज 8401 रुपए में तो राणा साहब अपने दोस्तों के साथ कॉफी बीन जाएंगे तो 4 माचा लाते नहीं जो है वो हो साहब ऐसा ही है, कैफे में तो कॉफी भी नहीं आ सकेगी आपके दोस्तों के साथ, और ये 8400 की क्या लॉजिक है वैसे इसके पीछे? देखिए, इसकी जो लॉजिक है, एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये बात की जाती है कि जो फूड पॉवर्टी लाइन है, अगर एक बंदे ने 2300 कैलोरीज का खाना खाना हो तो वो पाकिस्तान के अंदर 8400 रुपए से वो अपना ये 2300, तो इट इज़ नॉट फॉर अ हाउस होल्ड, इट इज़ फॉर एन इंडिविजुअल के वो 8400 के अंदर 2300 कैलोरीज का वो खाना खा सकता है। इट्स नॉट द पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन उस तरीके से नहीं है, ये एक सिर्फ ये कि इनटेक, उसका फूड की इनटेक के हवाले से ये बात है। लेकिन देखें, बात ये है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉपुलिस्ट हुकूमतें रही हैं। बिजली महंगी करनी थी, सस्ती कर दी, खसारे बढ़ा दिए, सर्कुलर डेट। पेट्रोल जो है वो पीछे से महंगा आ रहा था, सस्ता कर दिया, बड़ा अच्छा फैसला, आवाम को रिलीफ दे दिया। लेकिन ये फैसले कर करके आपकी मईशत का कबाड़ा निकल गया है। हम IMF प्रोग्राम में कितनी जमातें हैं जिन्होंने IMF प्रोग्राम पूरे किए, सारों ने IMF प्रोग्राम में एंटर हुए, 1 साल बाद IMF का वर्का फाड़ दिया, जो रिफॉर्म्स करनी थी नहीं की और फारिग हो गए। हमने तो PIA को प्राइवेटाइज किया है। कितनी हुकूमतें कहती थी हम प्राइवेटाइज करेंगे, हमने प्राइवेटाइज किया है। इट इज़ अ स्टार्ट। आगे आपकी डिस्कोज आ रही हैं, हमने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया, हमने PWD को बंद किया है। कहते हैं खर्चे जो है वो देखें, खर्चे ओवरऑल पिक्चर आप देखें ना, फिस्कल डेफिसिट जो है कम तरीन सतह के ऊपर कौन लेके आए, डेट टू GDP को किसने बेहतर किया है? इनके टाइम में तो 84% पे चले गई थी, अभी 67.5% पे। आपकी देखें, बात ये है, मसाइल गिनवाना बड़ा आसान है, मसाइल तो बहुत सारे हैं। आबादी आपकी 6.9 मिलियन से बढ़ रही है, आपकी जो है बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। लेकिन हम सारे NFC की बात करते थे कि NFC को रिविजिट करें, इसके साथ चल नहीं सकता, सारे कहते थे ना। अब अगर फाइनली अगर सूबों के साथ कंसेंसस के साथ कोई आपने सोल्यूशन निकाला है तो अब उसकी तनकीद शुरू हो गई। तो ये चीज़ें तो नहीं रुकेंगी। देखिए, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने FBR के अंदर भी मैसिव रिफॉर्म्स किए हैं, और इस साल हमें देखें, एक वो टाइम था कि जब ये IMF का वर्का फाड़ गए थे, और अब जो IMF ये नहीं मानता था कि आप 100 अरब जो है इन्फोर्समेंट से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था। आज सारी हम जो एडिशनल फंड्स हैं, कोई 700-800 अरब के, वो IMF जो है वो इस चीज को तस्लीम करता है कि आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी आपकी मान बजट में कोई 17% से हायर उनका कलेक्शन टारगेट रखा है FBR का, बट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 900 बिलियन तक की शॉर्टफॉल है। बिल्कुल है, बिल्कुल किस तरह से 17% हायर? देखिए, 17% तो 8.4% की इन्फ्लेशन है आपकी, 4% आपकी ग्रोथ है, तो ये 12.4% तो यहां से पूरा हो गया। बाकी 5.6% है जो इन्फोर्समेंट हमने करनी है, वो विच इज रेडी, क्योंकि आपको वो भी आवाम की जेबों से ही निकलना है, उन लोगों की जेबों से कि जो टैक्स फाइल करते हैं लेकिन पूरा नहीं फाइल करते।
جو جن کی انکمز کے اوپر ٹیکس ان کو پے کرنا چاہیے ہے وہ نہیں کرتے, اور وہ ہم نے زبردستی کوئی کسی کے بازو مروڑ کے نہیں کرنا. ڈیٹا بیسڈ انالیسس جو انٹیگریٹ ہو گیا ہے, ڈیٹا جو آڈٹس کا ایک پورا پلان بن چکا ہے, اس کے مطابق. رائٹ. رانا صاحب مجھے یہ ضرور بتا دیں, عمران خان صاحب کو یہ 5ویں دفعہ ٹریٹمنٹ کے لیے ان کی آ کے گزشتہ روز پمز ہسپتال لے کر جایا گیا, بڑا سیکرٹلی, پھر ایک خفیہ علاج اس کو کہا جائے گا, کیوں فیملی کو آن بورڈ نہیں رکھا جا رہا؟ نہ پارٹی وہ اپنی, میرے خیال سے بیگم سے تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. بیگم آلریڈی ان دی کسٹڈی نہیں, تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. اور دیکھیں اس میں ایشو, وہی بنیادی ایشو یہی ہے کہ ان کا ایک ہی, ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اداروں کے خلاف ایک پورا جو ہے وہ عوام کو انسائٹ کرنے کے لیے, اور اپنے جو بالکل ہیلتھ کے بارے 800 ملاقاتیں جب ان کی ہو رہی تھیں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن اگر وہ اس کو مس یوز کریں گے, آن بورڈ نہیں رکھا جائے گا, تو دیٹ مینس دی گورنمنٹ از ایکچولی وائلیٹنگ کورٹ آرڈرز. دیکھیں, پرزنر کی ناٹ بی الاؤڈ کہ وہ جو ہے ملک کے اندر انتشار پھیلائے. دیٹ از دا بیسک پرسپیکٹو. تو باقی جو ہے ان کی ہیلتھ پورا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب کی تو یہ جو تجویز ہے آپ کی حکومت کو کہ اگر آپ نے ہیجان کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو کھل کے آپ سیاست کرنے دیں, یہ تو قابل عمل کسی طور پہ بھی نہیں ہوگا. کوئی ہیجان کی کیفیت ہے ہی نہیں. کون سے ہیجان کی کیفیت ہے؟ عمران خان کو کبھی سیاست کرنے نہیں دیا جائے گا. نہیں, دیکھیں یہ تو ابھی تو اپنی کرپشن پہ سزا کاٹ رہے ہیں. ابھی تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ کر لیں سیاست. اور یہ میثاق جمہوریت کی جو شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں, جھگڑا صاحب, از دس مطلب قابل عمل یہ امپلیمنٹ اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنجیدگی کوئی حکومت کی, وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس بار بار آفر دے رہے اپوزیشن کو, یا صرف آپ کو لگتا ہے یہ آفر ہی کی حد تک رہ جائے گی؟ وہ انہوں نے آلریڈی اپنے پچھلے بیان سے دکھا دیا کہ اس آفر کی کیا حیثیت ہے. اگر ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے اس پہ بس آپ نے لیبل لگانا شروع کرنے ہیں, پھر جب کچھ اور نہیں پھر کہنا ہے کہ جی وہ کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہے, کبھی ان کو جو ہے وہ نکاح کرنے پہ آپ کنوکٹ کرتے ہیں. 8, 10, 12 مہینوں سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے کہ کورٹ میں جو ہے, نہ ہائی کورٹ میں, نہ لوور کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں, نہ کسی اور کورٹ میں جو ہے وہ کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے عدالتی نظام دیکھا بھی ہے کام کرتے ہوئے, اور ہم عدالتی نظام کو دیکھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان میں ناانصافی پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, وقت ختم ہو جائے گا, رائٹ, یہ ساری باتیں دیز ول کم ٹو ہانٹ دیم. اور آئی جسٹ وش کہ وین اٹ ڈز کہ وہ دل میں اتنا بڑا پن ہو نا کہ وہ بندہ خوش نہ ہو کہ جی آپ کہتے تھے آپ بکتے ہیں. رائٹ. بٹ جھگڑا صاحب, آپ لوگ کس طرح سے ایک پریشر کریٹ کر پائے؟ I don't know. I honestly don't know. چلے میں آپ کو کہتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جون جو ہے وہ واحد ایک آپ لوگ کے پاس ونڈو بچی ہے. ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے پریشر کریٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا جو حکومت پہ پریشر تو آپ لوگ کریٹ. I have a different perspective. I agree کہ ہم پریشر نہیں کریٹ کر پا رہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ صرف عمران خان تک کسی کے ملنے کا اتنا ڈر ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہو سکتی. دس از دا ہائٹ آف انہیومینٹی. ٹھیک ہے, اگر پریشر کریٹ کرنا ہے, دا پارٹی نیڈس ٹو سٹ ٹوگیدر, اور ہر کسی کو اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے نا وہ نہیں کھڑی کرنی. بیکاز پریشر جو ہے, جب آپ کو انصاف نہیں مہیا ہو, یا قانون نہیں مہیا ہو, یا آئین نہیں مہیا ہو, اینڈ یو ہیو ٹو سوئم اگینسٹ دا ٹائڈ, آپ کو پھر جو آپ کے فیور میں ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. غلطیاں اتنی زیادہ ہوئی ہیں نا. دیکھیں, جب پریشر تھا تو 8 فروری کا رزلٹ آیا, ایوری ون اینڈ دیئر گرینڈ فادر نیو کہ نواز شریف کے 100 ووٹ کو 1,00,000 ووٹ بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس وقت آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دوز ان پارلیمنٹ ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ کافی ہے. اس کے بعد آپ آ کے دیکھیں کے پی میں جو 12 مہینے, جو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ 12 مہینے کیئر ٹیکرز کا رہنا جو ہے وہ آئین کے مطابق تھا, کہ وہاں 90 دن کا لکھا ہے, جا کے اسمبلی نے بجٹ پاس کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر کہتے تھے کہ میں سرپلس نہیں چھوڑتا, وہ چھوڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, اب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ اٹس گون, اٹس ڈسٹڈ. اب یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اینڈ میں کسی چیز کا جو ہے وہ کہہ نہیں رہا. بٹ ایسے حرکتوں سے آپ اپنا لیجٹمیٹ مورل پریشر بھی جو ہے وہ کھو بیٹھتے.
सकते। So जगरा साहब पार्टी has to नहीं, ये तो come- हमारा इंटरनल मसला है, has इसमें to राना come- एहसान साहब जो है वो क्या कहेंगे, बट आई थिंक नहीं नहीं मैं यही कह रही हूँ उनके लिए तो वो तो आप और कंफर्टेबल पोजीशन में आप लोग की ये सूरत हाल देख बहरहाल ये होता है, द टाइम विल एंड। राणा साहब ठीक है राइट जी। जीबी इलेक्शंस को भी लेके आपके जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उन तक ने बिलावल साहब ने कुछ रोज कबल कह दिया कि आप लाहौर में आपने जैसी हुकूमत बनाई आप वैसी गिलगित बल्तिस्तान में बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी एलिगेशन है। हमने ही उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है ना, अगर वो हमारे पे इल्जामात लगा रहे हैं तो उसी बुनियाद पे वो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं तो इस्तीफा दे दें। वो उनके लिए तो विन विन है। तो नहीं तो इस्तीफा दे दें ना, फिर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर आईनी ओहदों पे भी बैठे हुए हैं और हमारे थ्रू बैठे हुए हैं, तो ये तो उनको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब वो ये इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो अपने आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे पे नहीं लगा रहे, क्योंकि इतने ही अगर वो मॉरल हाई ग्राउंड पे हैं और वो इल्ज़ामात लगा सकते हैं हमारे पे, तो आईनी ओहदों से भी छोड़ दें। सिस्टम के गारंटर हैं आप दोनों पार्टी जो है कश्मीर एजे के फैसले तो वहाँ की हुकूमत के होने चाहिए। इट्स एन ऑटोनमस एरिया। गिलगित बल्तिस्तान ये वो तो पूछ रही हैं कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से कह रहे हैं कि लाहौर में जितने भी आईनी ओहदों पे पीपल्स पार्टी बैठी हुई है वो इस हुकूमत के ही तहत बैठी हुई है ना, तो फिर अगर हम जाली हैं तो वो भी जाली हैं, फिर ये तो यानी कि कहने का मतलब उनको सोचना चाहिए ना। देखिए प्रेशर क्रिएट करना बड़ा आसान है, बिकॉज द ट्रूथ कम्स आउट, राइट। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, वो उनके इल्जामात जो हैं तो वो अपने आप को वो ये कह रहे हैं, हम तो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं आउटराइट। राइट वो राइट। थैंक यू सो मच राणा एहसान अब्दुल साहब, तैमूर जगरा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।